चलो, क्या पढ़ना है? अच्छा, आज नया टॉपिक पढ़ना है। नया टॉपिक पढ़ना है। हेडिंग डालो, राजस्थान के किले। राजस्थान के किले, किले या दुर्ग। कोई टॉपिक। क्या हुआ? राजस्थान के किले या फिर क्या कहलाते हैं? दुर्ग। देखो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके मन की बात कर लेता हूं मैं, 1 मिनट में कर लूं। जैसे कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि इस टॉपिक को मैं कैसे पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछेगा। तो आज तक यदि इन किलों से कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले कोई सा भी आप किला पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होता है कि कोई किला कहां पर है। ठीक है, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि जयगढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में है। पहला क्वेश्चन ये कहां है वो। फिर आजकल दूसरा क्वेश्चन ज्यादातर आने लग गया है निर्माण से, कि किसी किले का निर्माण किसने करवाया। सबसे यूनिक क्वेश्चन ये है कि पूछने ये लग गया है कि निर्माण किसने करवाया वो तो है ही, लेकिन कब करवाया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। जैसे अजमेर के किले का निर्माण कब करवाया गया? मनीष, कब करवाया गया? तो नहीं पता कब करवाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप पूछ रहे थे ना ये, तो ये ऐसे पूछेगा। तो एक तो कहां है, एक निर्माण कौन करवा रहा है या कब करवा रहा है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, कोई सा भी किला हो, वो किला या तो किसी पहाड़ी पर होगा, तो वो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा किला है जो ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा है वैसे? चलो कोई नहीं, ये आपको नहीं बताया। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा किला बंसधर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है। नहीं, सज्जनगढ़ किला। या वो पूछ लेगा, या फिर हमारे राजस्थान का कोई ऐसा किला जो दो नदियों के संगम पर है, यानी कि वो जल दुर्ग है। तो फिर वो पूछ लेगा कि निम्न में से ये किला किन दो नदियों के संगम पर है। या फिर आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो कि फॉरेस्ट क्षेत्र में बना हुआ है, वन क्षेत्र में। या फिर आपको पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा किला है जिसके चारों ओर परकोटा है, या कौन सा ऐसा किला है जिसके चारों ओर खाई है, या फिर जो खाई है उसमें कौन सा पानी आता है। मनीष, हाँ, लोहागढ़ जो किला है ना उसके चारों ओर खाई है, उसमें कौन सी नदियों का पानी आता है। सर आपने हस्तकला में मैथ्रेन कला नहीं बताई। मैथ्रेन कला इसीलिए नहीं बताई क्योंकि चित्रकला में क्या बताऊंगा मैं, बीकानेर की चित्रकला पढ़ाऊंगा तो क्या है बीकानेर की चित्रकला में। बीकानेर की चित्रकला में दो ही तो बातें हैं, एक तो उस्ता कला और एक मैथ्रेन कला। ठीक है विमल, मैंने आपका कमेंट यूट्यूब पर ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो कहां है, निर्माण है, कौन सा पहाड़ी, कौन सा जलदुर्ग। ठीक है, और फिर किस प्रकार से, ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है कि कोई किला है, मुख्य रूप से किसी किले का कौन सा प्रवेश द्वार मुख्य है, वो क्वेश्चन होता है आजकल। जैसे 2021 के आसपास के एग्जाम में पूछा गया था आपके कि चित्तौड़ किले में कौन से दरवाजा नहीं है, 5-7 नाम दिए और पूछ लिया कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। क्योंकि हमारे राजस्थान का जो किला है चित्तौड़गढ़, उसमें सर्वाधिक दरवाजे हैं 7। 7 है, आज मैं आपको 8वां भी लिखाऊंगा। तो वो प्रवेश द्वार पूछ लेता है कई बार। इसके अलावा
किसी किले की अपनी इंपॉर्टेंस होती है विशेषता। विशेषता में या तो वो किला हमारे राजस्थान में सबसे ऊंचा ऊंचाई पर बना हुआ है, या फिर वो किला सबसे प्राचीन है, या फिर वो किला सबसे नवीन है। ये उस किले की अपनी क्या है, इंपॉर्टेंस होती है, वो पूछ लेता है। या फिर किसी किले के अंदर या तो कोई भवन बना हुआ हो, या कोई इमारत बनी हुई है, या कोई प्रसिद्ध महल बना हुआ है, या फिर कोई छतरी बनी हुई है, या फिर इसके अलावा उस किले के अंदर प्रमुख रूप से मंदिर है या फिर मस्जिद है। हाँ, जो भी हो, तो ये प्रमुख रूप से उस किले के अंदर अंदर पूछता है। और एक कोई सा भी किला हो, उसके बारे में यदि किसी बंदे ने कमेंट किया है तो वो कमेंट पूछता है, कथन। बस इतनी सी बातें हैं ना, 4-5 बातें, ज्यादा है ही नहीं, अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या पूछेगा ये, और ये जब आप पढ़ लेंगे ना, फिर आप एग्जामिनर से क्या कहेंगे, पूछ क्या पूछेगा, ठीक है। लेकिन क्या पूछेगा और पूछ क्या पूछेगा के बीच में राजस्थान के किले हैं, ठीक है। चलो, तो हेडिंग डाली राजस्थान के किले, उसमें ऊपर लिख लो पूछ क्या पूछेगा। हेडिंग डालिए राजस्थान के किले, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या क्या पूछेगा। हाँ, क्या पूछेगा। हाँ बिल्कुल, पूछ क्या पूछ, लेकिन पहले टॉपिक के लिए, अब जैसे आप मुझसे कहो पूछ क्या पूछेगा हस्तकला से पूछ, इसका मतलब आपको हस्तकला आनी चाहिए पूरी, तब ये टैगलाइन काम करती है। वरना आपने मुझसे कह दिया ना कि पूछ क्या पूछेगा, तो मैं पूछूंगा पहला टॉपिक, राजस्थान के किले। हेडिंग डालिए। सबसे पहली बात, देखो वैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, कच्चे पक्के करके हमारे राजस्थान में कितने किले हैं, 256 किले हैं। लेकिन ये नहीं सोचना है कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक किले हमारे ही राज्य में हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको पूछता है कि किलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा। दूसरा स्थान किसका है, पहला किसका है, ठीक है। लिखो, पहले लाइन लिखो, लिखो। दुर्गों की संख्या के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का तीसरा स्थान है, किसका, राजस्थान का। नोट लगा के लिखो, प्रथम स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र, एमएच। शॉर्ट में लिख दूं, लेकिन पता नहीं फिर आप एमएच का मतलब क्या समझेंगे। महाराष्ट्र। दूसरा स्थान किसका है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का, जैसा कि मनीष ने हमें बताया। शाबाश।
बस उसी प्रकार से याद रखना है जिस प्रकार से ये है, ठीक है। तो दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का क्या है, तीसरा स्थान। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर एमपी है। अगली बात देखिए, आपको पूछा जाए कि दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य या फिर जानकारी कहां से मिलती है, तो आपको याद रखना है कि दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य या जानकारी जहां से मिलती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, तो तभी मिला है, दिख रहे हैं साक्ष्य हैं तभी तो है। हर जगह कहाँ है, सबसे पहले तो यही तो मिले थे सिंधु घाटी में। जैसे मानव है, ये तो सब जगह है, लेकिन सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य कहां से मिले थे, किसने खोजा था, वो इंपॉर्टेंस बात होती है ना। जैसे अब जैसे स्कूटियां तो हर गांव हर गली में मिल जाएगी, सर्वप्रथम कहां मिली, है ना। पहली पहली बार जो दुर्गों के साक्ष्य मिले हैं ना, दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य या जानकारी वो है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे गांव में बात नहीं होती है कि गांव का ये व्यक्ति है जो पहली बार गांव में मोटरसाइकिल लेकर आया था, या पहली बार ये व्यक्ति है जैसे सुनील है, ये पहली बार अपने गांव में थार लेकर गया था। अब तो हर गली गली की में थार है, लेकिन पहला तो यही है ना, नहीं है, नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सर्वप्रथम किसकी जानकारी मिलती है, दुर्गों की। लेकिन यहां पर यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि निम्न में से सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले, वहां पर यदि सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन में नहीं है और आप एग्जाम राजस्थान का ही दे रहे हैं, तो वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से। क्योंकि भारत के अंदर सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी कहां से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता से। और कालीबंगा जो स्थान है वो किस सभ्यता का भाग है, क्योंकि यह आपको पता है पहले से भाई, कालीबंगा है वो किसका भाग है मनीष, सिंधु घाटी सभ्यता का। क्योंकि कालीबंगा आप पढ़ के आए हैं, पूरी जानकारी है आपके पास। बेचारा, तो वो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है। ऑप्शन में यदि सिंधु घाटी सभ्यता है तो वो करना है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो क्या करना है, कालीबंगा। लेकिन मैं आप पर भरोसा करूं ही क्यों, मैं यहां नोट करके लिख लेता हूं, नोट करके राजस्थान के संदर्भ में सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से। क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछता है, राजस्थान को संदर्भित करते हुए कालीबंगा ऑप्शन में नहीं देता है, ऑप्शन में क्या दे देता है, सिंधु। लेकिन ये नहीं लिखा था तो भी आपसे हो जाता, क्योंकि इतना तो आपका दिमाग काम करता है, स्वयं विवेक काम करता है कि सर ने जब हमें कालीबंगा पढ़ाई थी तो ये जरूर लिखाया था कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। याद है कि नहीं है वो लाइन भाई, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने लोगों ने किया था भाई मनीष, इनको बताओ। 3, कौन कौन से थे, एक पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन सा है, 3 नंबर वाला नहीं अरे बीबी लाल,
बीके थापर और एमडी खर्रे। एमडी खर्रे, बीके थापर और बीबी लाल, ये तीन थे उत्खननकर्ता। जिसने खोज की थी उसका नाम है अमलानंद घोष, लेकिन सर्वप्रथम जानकारी जिसने दी थी उसका नाम है एलपी टेशीटोरी। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति था। कहां का था वो मनीष? एलपी टेशीटोरी कहां का था? उदीने शहर का रहने वाला। उदीने शहर कहां है? इटली। ये दो बातें हो गई, लिख ली। दोनों बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, मैं आप पर कल डाउट करूंगा। ये दोनों बातें लिख ली। चलिए अगली बात, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए, राजस्थान में निर्मित दो प्रकार के क्वेश्चन देखो। राजस्थान में निर्मित राजस्थान में निर्मित सबसे प्राचीन किला, और एक है आपके सामने कि राजस्थान में निर्मित सबसे नवीनतम किला। और एक चलो और आप सभी की विशेष मांग पर एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में दुर्ग बनाने के आधार पर आजादी से पहले निर्मित राजस्थान का अंतिम किला। चलो कोई नहीं, चिंता मत करो। सबसे पहले मैं बता देता हूं सबसे प्राचीन किला कौन सा है राजस्थान का। तो आप कहेंगे वह है भटनेर। भटनेर किला। और ये जो भटनेर किला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। याद रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भटनेर। अच्छा, सबसे नवीनतम किला कौन सा है? तो आप कहेंगे वो है मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां है? जैसलमेर। क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है मोहनगढ़ स्थान पहले से ही। अच्छा, कहां पढ़ा था? यस, हाँ, मोहनगढ़। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में दुर्ग बनाने के आधार पर आजादी से पहले निर्मित अंतिम किला कौन सा है? तो कौन सा है वो? शाबाश, तालियां बजाओ, सुसु बजाओ बजाओ बजाओ। यस, शाबाश शाबाश। कौन सा है? लोहागढ़। लोहागढ़ किले का निर्माण कब हुआ था? आजादी से पहले। शाबाश। आप कंफ्यूज हो गए, दो अलग अलग बातें हो गई आपकी। आजादी से पहले दुर्ग बनाने के जो तरीके होते हैं ना, कि ये दुर्ग ऐसे बनेगा, उस तरीके के आधार पर, दुर्ग बनाने के तरीके के आधार पर आजादी से पहले निर्मित अंतिम किला कौन सा है? लोहागढ़। आप कहेंगे सर फिर ये क्या है सबसे नवीनतम किला? ये उस दुर्ग बनाने के तरीके के आधार पर नहीं बनाया गया है। ठीक है, मुझे लगता है फिर लोहागढ़ में ही लिखाना पड़ेगा। आप ये दो बातें लिख लो केवल, ये उड़ता हुआ तीर नहीं लेना है कहीं पर भी, केवल दो बातें लिखनी। लिखो लिखो। दो बातें लिखो।
लिख लिया? तो देखो, सबसे पहले बात हुई कि दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा है एमपी का। फिर हमने पढ़ा कि दुर्गों के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और राजस्थान के संदर्भ में सर्वप्रथम साक्ष्य कालीबंगा, क्योंकि कालीबंगा जो स्थल है वो दोहरे परकोटे से गिरा हुआ है, किले को जैसा। और फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान में निर्मित सबसे प्राचीन किला कौन सा है? भटनेर। और सबसे नवीनतम किला कौन सा है? मोहनगढ़। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि हम जो किले पढ़ने जा रहे हैं उसमें राजस्थान इतिहास का वह कौन सा राजा है जिसे सर्वाधिक किलों का निर्माता कहा जाता है? लिखो, सर्वाधिक किलों का निर्माता, जिसने सर्वाधिक किले बनाए हैं, वो है आपके कौन? आपके खुद के फेवरेट राणा कुंभा। राणा कुंभा तो आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि इस राणा कुंभा का जो टाइमिंग है ना, कितना है वो? तो फिर ये लाइन लिखूंगा मैं, और एग्जामिनर क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है, निम्न में से कौन सी शताब्दी के समय थे ये? फिर आएगा वहां 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं। इसका मतलब आपको टाइमिंग आना चाहिए, तभी तो वो कर पाएंगे आप। तो इसका टाइमिंग क्या है? तो 15वीं शताब्दी है वो। तो टाइमिंग क्या है? हाँ? 1433 से लेकर 68, ये टाइमिंग है। 33 में किसकी मृत्यु हुई थी? शाबाश, एक आदमी की। 1433 में मृत्यु हुई थी कुंभा के पिताजी, जिनका नाम है मोकल जी। मोकल जी। गुजरात के किसका अटैक हुआ था? अहमद शाह का। उसके तेज मेहपा पवार और चाचा मेरा ने किसकी हत्या कर दी थी? मोकल की थी ना। अरे 1433 राणा कुंभा राजा बने, और जब ये राजा बने तो दो उद्देश्य लेकर राजा बने थे। एक तो अपने पिता के हथियारों से बदला लेना, और बदला कब लिया था? 1437। कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। तो सर्वाधिक किलों का निर्माता किसे कहा जाता है? राणा कुंभा। अच्छा, ये बात हमें कहां से पता चली? एक ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद के जो लेखक हैं उनका नाम है कविराज श्यामलदास धदीवाड़िया। लेकिन एक बार फिर मैं आपको पूछ लेता हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आप पर भरोसा नहीं करूं, बार बार पूछता रहूं, क्योंकि बार बार पूछूंगा तभी आप याद करेंगे। इसीलिए मुझे श्याम जी इन तीनों के आंसर बताइए। वीर विनोद के लेखक कौन है, राज विनोद के लेखक कौन है, और प्रेम विनोद के लेखक कौन है? अरे वाह, वीर विनोद के लेखक है श्यामदास धदीवाड़िया, शाबाश। राज विनोद के सदाशिव भट्ट। प्रेम विनोद के छत्र कुंवरी। कल फिर पूछूंगा। छत्रपति रासो। अरे बेटी का बाप श्यामलदास धदीवाड़िया, सदाशिव भट्ट, और इसकी जो लेखिका है उसका नाम है छत्र कुंवरी जी। किशनगढ़ शैली पढ़ी है कभी? किशनगढ़ शैली, बणी ठणी। बणी ठणी किसकी प्रेमिका थी? राजा की प्रेमिका थी। कौन सा राजा था वो? सावन सिंह। सावन सिंह की ये पोती है। सावन सिंह की ये पोती है। तो नहीं लिखना है सावन सिंह की पोती है, नाम याद रखना है। क्या है? तो ये आपके कितने विनोद हो गए? 3 विनोद। तो वीर विनोद हमें ये बता रहा है
वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है, 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। ये वीर विनोद हमें बता रहा है, तब हमें जाकर पता चल रहा है अच्छा ये ऐसा था क्या। इसीलिए राणा कुंभा को इतिहास में एक उपाधि से नवाजा गया है, एक उपाधि दी गई है। उस उपाधि का नाम है शैल गुरु। शैल गुरु का मतलब होता है स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। किसे? राणा कुंभा को। स्थापत्य कला का जनक। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो जब आगे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मैं पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो लिख लिया। अब देखिए आपको यदि पूछे लिख लिया सबने। कभी आपको ऐसा पूछ ले कि राणा कुंभा ने मेवाड़ में सर्वाधिक किले बनाए, इसीलिए निम्न में से इनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? ना 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 ना, नहीं नहीं, मैं इतना पागल नहीं, लिख के पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। यस, नहीं नहीं नहीं। राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलों का निर्माण करवाया है। ये सारे के सारे जो किले बनाए गए हैं, ये वो किले हैं जो पहले से बने हुए थे, उनका पुनर्निर्माण करवाया है। यानी कि जो खंडित हो गए थे उनको वापस पुनर्निर्माण करवाया। इसीलिए इतिहास के अंदर राणा कुंभा को कहा जाता है भग्ना अवशेष का उद्धारक। यानी कि जो खंडित थे उनका वापस उद्धार करवा दिया, इसीलिए क्या बोलते हैं? लिखो। क्योंकि मारवाड़ उद्धारक, मेवाड़ उद्धारक, ये आप सबको पता है। वैसे कौन है मनीष मारवाड़ का उद्धारक? श्याम जी, मेवाड़ का उद्धारक कौन है? किसने बताया? दोनों ही गलत। मेवाड़ का उद्धारक दो है, एक तो भामासा और एक राणा हमीर। याद है? याद करो, याद करो, हम 1857 क्रांति में थे उस समय, उसमें पढ़ते थे। पढ़ते नहीं हो तुम। ये लिख लिया, अगली लाइन से लिखो। ऐसा क्वेश्चन तो हमेशा से ही पूछा गया है ये कि सर्वाधिक किलों का निर्माता। एक क्वेश्चन जो सबसे यूनिक आज तक पूछा नहीं गया है वो है, आपसे पूछा जाए, लिखो अगली लाइन से, कि पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में
पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है? तो याद रखिएगा, राव मालदेव। राव मालदेव। राव मालदेव द्वारा निर्मित वह किला जिसको इस बेटे ने जैसलमेर के किस शासक को बेच दिया था, क्या नाम है उस शासक का? अरे वाह, निशब्द, कुछ नहीं कह सकता, ये क्वेश्चन बता दिया इन्होंने। जो मुझे उम्मीद नहीं होती ना, वो क्वेश्चन आप बता देते, उसका आंसर भी बता देते हैं। लेकिन जिससे मेरा कॉन्फिडेंस होता है ये तो बता ही देंगे, उसके तो आसपास भी नहीं भटकते आप। चलो फटाफट याद करो, ये एक पेज जो भर गया है ना, याद कर लो फटाफट। 8:35 हुई है, 8:36 पर पूछ लूंगा। याद करो फटाफट, 1 मिनट में पढ़ो सारा। नहीं नहीं, पढ़ना है, याद नहीं करना है, केवल पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है जो लिखाया था, एक एक शब्द पढ़ना है। और मुझे पता चला कि बीच में शब्द खा गए हैं, तो ये बोतल यहीं से आएगी डायरेक्ट। हाँ तो पढ़ लिया, तो हेडिंग डालो, दुर्गों का वर्गीकरण, हेडिंग डालिए। हम जो दुर्ग पढ़ रहे हैं, ये दुर्ग कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, इसका सर्वप्रथम वर्गीकरण देखो। दुर्गों का जो वर्गीकरण हुआ है वो हुआ है टोटल 3 प्रकार से। दुर्गों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से। सबसे पहले तो याद रखिएगा, मनुस्मृति के आधार पर। दूसरा है जहां आप पढ़ रहे हैं ना, उसके आधार पर। यस, कौटिल्य के आधार पर। और तीसरा है शुक्र नीति के आधार पर। शुक्र नीति के आधार पर। देखो, मनुस्मृति के आधार पर जो किले के प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 6 प्रकार से, कि कोई सा भी यदि आप किला बनाना चाहेंगे तो कितने टाइप से बना सकते हैं? 6 प्रकार से बना सकते हैं। कौटिल्य के आधार पर किले यदि बन सकते हैं तो वो कितने प्रकार से हैं? 4 प्रकार से। और शुक्र नीति ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा है 9 प्रकार से किले बना सकते हैं। इनसे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो जो अभी आपके सामने लिखा है वो यूनिक सा क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर है? वहां ऑप्शन में आता है शुक्र नीति के आधार पर, कौटिल्य के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, या फिर आता है चरक संहिता के आधार पर। तो याद रखना है मनुस्मृति के आधार पर। ये लिख लिया? देखो लिखो, फिर लिखो भाई, लिखो लिखो। ये व्यक्ति के नाम है ही नहीं, ये सब पुस्तकें हैं।
ग्रंथ है, मनु की रचना है ये। कौटिल्य व्यक्ति है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी आप बोले, इनकी रचना कौन सी है? वाह, क्या बात है। अर्थशास्त्र और शुक्र नीति जो है वो आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार है। एक ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मनपुर। लिख लिए? नोट करके लिखो। नोट करके लिखो। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण डैश करके लिख लो, मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति के आधार पर। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो। लिखो, मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर, मनुस्मृति लिख लिया, मनुस्मृति का, मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला, मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला डैश करके लिख लो, जिसको आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? लिखो डैश करके, गिरिदुर्ग। कौन सा है? गिरिदुर्ग। मनीष को आता है, मनीष गिरिदुर्ग लिख लो, शाबाश। लिख लिया? चलो, इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डालो, कौटिल्य के आधार पर दुर्गों का वर्गीकरण। कौटिल्य बोल सकते हैं, इन्हीं का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। आधार पर दुर्गों का वर्गीकरण। वैसे कौटिल्य की कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? और आप कह देते हैं कौटिल्य। लेकिन एक यूनिक क्वेश्चन है, आप में से पहले तो ये बताओ मुझे कि आर्ट्स किन किन के सब्जेक्ट रहा है? आर्ट्स किन के है? ना ना, ये तो था, मैं बता दूंगा क्लास सहित कहां पर था ये। आर्ट्स आपके, आपके क्या है? ये महादेव, आप कहां से आए अलग ही यूनिक से? तो फिर आप ये
अच्छा क्वेश्चन आता है, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ निम्न में से किस विषय पर आधारित है? पहला ऑप्शन आता है इकोनॉमी पर, दूसरा आता है राजनीति पर, तीसरा आता है सामाजिक पर, और चौथा ऑप्शन आता है विज्ञान पर। तो याद रखना इसका नाम क्या है? तो ये राजनीति विषय पर आधारित है। कौटिल्य कहा करता था कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वहां की पॉलिटी पर निर्भर करती है, और आज ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल राजनीति पर ही निर्भर कर रही है, कि जो पार्टी होगी तो अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी, और बाकी वो रही आज की अर्थव्यवस्था। दिख रही है? नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। हाँ, किसी देश की इकोनॉमी है वो वहां की पॉलिटी पर निर्भर करती है, यह आज से पहले किसने बता दिया था? कौटिल्य ने। इसीलिए पूछता है कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो किस विषय पर आधारित है? राजनीति पर। अब देखो आगे, केवल बोर्ड पर देखो आप। कौटिल्य ने जो दुर्ग हैं वो कितने प्रकार के बताए हैं? दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं इन्होंने कहा कि यदि आपकी इच्छा हो दुर्ग बनाने की, देखो इधर, आपकी इच्छा हो कि आगे चलकर आपको किला बनाना है अपने लिए, अरे हाँ तो बोलो कम से कम। हाँ, बना क्यों नहीं सकते? किले का क्या है? अरे कितने बड़ा बड़ा झाड़ू तो हमें लगाना, कितनी चिंता है। तो कौटिल्य ने दुर्गों के जो प्रकार बताए कि यदि आपको किला बनाने की इच्छा हो तो ये 4 प्रकार से किले हैं। कौन कौन से? देखो, इन्होंने जो 4 नाम बताए हैं उनमें इंपॉर्टेंट, सबसे पहला नाम इन्होंने बताया कि यदि आपको किला बनाने की इच्छा है तो आप बनाइए ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो। ऐसा किला जो चारों ओर, यदि बाहर से कोई आक्रमणकारी भी आएगा तो वो अपनी संपूर्ण सेना एक साथ में लेके आ नहीं सकता, आएगा उससे पहले आपको पता चल जाएगा। तो ये किला क्या है? एक प्रकार का सुरक्षित किला है। ओदक दुर्ग का मतलब होता है, शॉर्ट में लिख दूं, चारों ओर जल से घिरा हुआ। वो घिरा हुआ नहीं, घिरा हुआ है ये। एक तो जो आदमी गिरता है ना वैसा वो गिरा हुआ नहीं है, वो तो इतना गिर गया है कि बेचारा ये भी कम शब्द पढ़ रहा है। ओदक दुर्ग यानी कि चारों ओर क्या हो? जल से घिरा हुआ पानी, चारों ओर पानी पानी हो। दूसरा इन्होंने प्रकार बताया, वो बताया धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब है ऐसा किला जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, मतलब डायरेक्ट सड़क नहीं हो। कोई बाहर से आक्रमणकारी आएगा अचानक से तो वो धोरे देख के बेचारा वैसे ही बैठ जाएगा, क्योंकि ठंड में आएगा तो रेत ठहरती बहुत है। हाँ, गर्मी में रेत बहुत जल्दी गर्म भी होती है, इसीलिए जैसलमेर में जाना मुश्किल है। लेकिन आज सर्वाधिक पर्यटक कहां जाते हैं? जैसलमेर में। तंबू लगा रखे हैं वहां पर, एक एक तंबू में एक नाइट के 3535 रुपए लगते हैं। क्यों सुनील, आपने बताया था? ठीक। धानवन दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल, या फिर डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ऐसा किला जो रेगिस्तान में बना हुआ हो। वो कौन सी श्रेणी का है? धानवन दुर्ग। हाँ, मरुस्थल या रेगिस्तान में निर्मित। कौन गया आप में से? ओहो, आवाज थोड़ी जाने पे। कब? ये कब? वो
पिछले साल? अगले साल तो किसी और के साथ हो, पिछले साल गए थे ये, कि अगले साल? ऐसे टूर था कि ऐसे मतलब पर्सनली आपका ही टूर था? अच्छा। नहीं नहीं, सही है। जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में घूमना भी चाहिए, तो आप क्यों नहीं घूमते भाई? तो ओदक दुर्ग, और दूसरा कौन सा हो गया? धानवंद दुर्ग। तीसरा इन्होंने कहा कि सुरक्षित किला रहेगा, वो है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो, कि यदि किला ही बनाना है तो किसी पहाड़ी पर बनाइए। बाहर से जो आक्रमणकारी आएंगे वो पहाड़ी पर चढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा, उससे पहले आप अपने आप को संभाल लेंगे। गिरी दुर्ग का मतलब पहाड़ी पर निर्मित किला। हम्म, पहाड़ी पर निर्मित किला। और वैसे हमारे राजस्थान में आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो किले हैं वो पहाड़ी पर ही निर्मित हैं। ऐसा भी पूछा जाए ना कभी कि निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक किले किस प्रकार के हैं, पहला ऑप्शन आएगा धानवंद दुर्ग है, ओदक दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, या वन दुर्ग है। तो गिरी दुर्ग सर्वाधिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को ही सोचने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। समझे ना? और नंबर 4 इन्होंने कहा, चलो एक ऑप्शन और दे देता हूं, कि यदि आपको किला बनाना हो तो किस प्रकार का बनाइए? वन दुर्ग। वन दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जो जंगल में बना हुआ हो, फॉरेस्ट एरिया में, जहां तक पहुंचना क्या हो, बिल्कुल इतना आसान नहीं हो, दुर्गम हो, क्योंकि बीच में फिर झाड़ियां वगैरह भी आ जाएगी, कंटीली झाड़ियां आ जाएगी वहां। जंगल या वन में निर्मित किला। तो ये बताए हैं भाई कौटिल्य ने। देख लेना अपने हिसाब से जो भी बनाना हो आपको आगे चलकर। लिख लिया?
चलो ठीक है, ये लो, लिखो शुक्र नीति के अनुसार, साथ साथ में लिखना है आपको, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण। देखो, शुक्र नीति के अनुसार यदि हम दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो ये कितने प्रकार से है, याद रखिएगा, टोटली 9 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 9 प्रकार से। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखो, नंबर फर्स्ट, जल दुर्ग। जल दुर्ग वही है ओदक दुर्ग। उन्होंने ओदक दुर्ग नाम बताया, इन्होंने क्या बताया? जल दुर्ग। वही जिसके चारों ओर क्या हो? चारों ओर जल से गिरा। दूसरा, वही गिरी दुर्ग, यानी कि पहाड़ी पर निर्मित किला, पहाड़ी पर निर्मित। तीसरा, वन दुर्ग, यानी कि वन या जंगल में निर्मित। नंबर 4, धानवन दुर्ग, यानी कि रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला। नंबर 5, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग क्या होता है? एरण दुर्ग होता है कि ऐसा किला जो कि कंटीली झाड़ियों के बीच में है, जैसा एक किला है, कौन सा? रणथंबोर का किला। इसीलिए रणथंबोर किले को देखकर कहा था अबुल फजल ने कि ये एकमात्र ऐसा किला है जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। यानी कि वो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? कंटीली झाड़ियों से। झाड़ियों से घिरा हुआ किला। क्या हुआ? ना ना ना, बिल्कुल है। चलो देखो, फिर आपको मैं बता ही देता हूं। ये रहा, मेरे पास में सब किले हैं, निकालो 10-10 रुपए। ऐसे कौन बताता भाई? ये रहा, ये देखो। आदमी देखने जाता है और इस प्रकार से जाकर बैठ जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना? क्या? क्यों? हाँ? अच्छा, तो ये है आपके कौन सा? रणथंबोर का किला। पता होता है, एक बार में नहीं आता है। अब जाना है चित्तौड़गढ़, ठीक है? कौन सा बच्चा है? हाँ? नंबर 6 जो है वो है आपके, देखो, पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर क्या हो? परकोटा। चारों ओर परकोटा यानी कि दीवार हो, परिधि दीवार। नंबर 7 है पारिख दुर्ग। पारिख, पारिक दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई हो। नंबर 8 वो है आपके सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का मतलब होता है राजा सेना के लिए जो किला बनाता है ना, उसे बोलते हैं सैन्य दुर्ग।
सेना के लिए बनाया गया दुर्ग। और नंबर 9 है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग का मतलब होता है कि राजा जो है वो अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं के लिए जो किला बनाता है वो कौन सा होता है? सहाय दुर्ग। राजा द्वारा अपने रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के लिए किला। आप पूछेंगे कि सर इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो सिक्कर नीति के अनुसार आपको पूछे कि सिक्कर नीति के अनुसार निम्न में से कौन सा किला सर्वश्रेष्ठ किला है, तो आप बताएंगे सैन्य दुर्ग। यानी कि सेना के लिए जो बनाया गया किला है वो होता है शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ। कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ये नहीं लिखा है क्या? कौटिल्य के अनुसार जितने भी किले बताए हैं, इन्होंने कहा कि ये मैं बता रहा हूं 4, लेकिन मेरी तरफ से यदि कोई सर्वश्रेष्ठ किला है तो वो वही है जो कि मनुस्मृति के अंदर बताया। कौन सा? गिरिदुर्ग। लिख लेना। मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कौटिल्य के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। वाह, शाबाश। ना पढ़ा दिया ना। इसमें प्रकार नहीं, केवल उल्लेख है उसमें। उतार लीजिए, ये उतार लीजिए और बाकी की चर्चा हम करेंगे कल। ठीक है, कल हम किला बनाना शुरू करेंगे। तो आप भी जो भी